हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में सबसे पहले लाइन ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। सो व्हाट आर द लाइंस ऑफ ए कर्वेचर? देयर आर टू definitions. First definition is a curve drawn on a surface and uh, and possessing the property that the normals to the surface at the consecutive points intersect is called a line of curvature. What this mean? कि अगर हम एक सरफेस के ऊपर एक कर्व प्लॉट करें और उस कर्व के दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर हम अगर नॉर्मल टू द सरफेस लें, अगर वो नॉर्मल टू द सरफेस अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कर्व को क्या बोलेंगे हम? लाइन ऑफ कर्वेचर। सेकेंड डेफिनेशन इज इफ ए लाइन ऑफ ए कर्वेचर line of curvature is, just a minute, a line of a curvature on any surface is a curve such that tangent line to it at any point is a tangent line to the principal section of the surface at the point. It means that जो जिस पॉइंट के सरफेस के जिस पॉइंट के ऊपर हम एक कर्व प्लॉट करेंगे और वो कर्व के ऊपर हम टेंजेंट बनाएंगे और वो टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रिंसिपल सेक्शन बनेगा उसके लिए भी अगर टेंजेंट का काम करेंगे तो हम इस कर्व को क्या बोलेंगे? इट इज लाइन ऑफ कर्वेचर। आई हैव टू एग्जांपल्स फॉर यू। देखिए, देखो ये एक आपका पैराबोलाइड है, पैराबोलाइड बाई रेवोल्यूशन, तो ये सरफेस बना आपका। और पैराबोलाइड में अगर आप देखें तो ये जो लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस, ये लाइंस ऐसे है, ठीक। और ये आपकी इस तरह से जो कर्व्स हैं, दीज आर द टेंजेंट लाइंस, ठीक। और ये जो आपकी होंगी, ये आपकी लाइंस आपको देंगी मैक्सिमम कर्वेचर जो डार्क हैं, और जो डॉटेड हैं दे आर प्रिंसिपल कर्वेचर देंगी जो मिनिमम होगा, ठीक। these lines are lines of curvature and this is elliptic. You see this is elliptic surface. elliptic surface में जो ये वाली जो lines हैं, ये वाली जो lines हैं, these are the lines and these lines are called principal lines. और जो डार्क हैं वो लाइन जो हमें मैक्सिमम कर्वेचर देंगी और जो डॉटेड हैं वो आपको मिनिमम कर्वेचर देंगी। सेकेंड थिंग इज हाउ टू फाइंड the lines of curvature. So we can find it by the differential equation. और सेकेंड डेफिनेशन में जैसे हमने ये चेक किया, देखा कि सेकेंड डेफिनेशन में जो टेंजेंट लाइन होती है, जो टेंजेंट लाइन आपकी लाइन ऑफ कर्वेचर के लिए होगी, वही टेंजेंट लाइन जो है वो प्रिंसिपल सेक्शन के लिए होगी। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लाइंस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था। और अगर इसको अपने याद करने का एक शॉर्टकट मेथड रखना है याद, तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो एंड यू कैन पुट लाइक फर्स्ट रो में dv स्क्वायर माइनस du dv एंड du स्क्वायर, और सेकंड रो में आपने फर्स्ट फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स e f g डाल देना और सेकंड में l
एम एन डालेंगे और इसे डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, देन वी गेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लाइंस ऑफ कर्वेचर. ठीक, so we can find the line of curvature by using this differential equation. Now the next theorem is prove that the normal to any surface at consecutive points of one of its lines of curvature intersect. ठीक, तो जो भी आपके पास अगर किसी लाइन कर्व के टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर जो नॉर्मल टू द सरफेस है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट कर्व विल बी लाइन ऑफ कर्वेचर. ये डेफिनेशन पार्ट ही आ गया आपके पास. Conversely, if the normals at two consecutive points of a curve drawn on a surface intersect, then curve is a line of curvature. So let's start the proof of this. So हमने मान लिया let n vector and n plus dn v unit vector है ये, unit with a unit normal vectors to the surface at two consecutive points, and points हमने ले लिया P R and second point is Q, और Q का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा R वेक्टर प्लस dr वेक्टर. ठीक, तो अगर हम इसको थोड़ा सा प्लॉट करने के व्यू में देखें, सो ये हमने एक लाइन कर्व ले लिया और ये हमारे पास कर्व के ऊपर टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं. सो दिस इज P एंड दिस इज Q. ठीक, और डेफिनेटली ये जो कर्व होगी वो सरफेस के ऊपर होगी और डेफिनेटली यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल्स हैं वो हमने यहाँ पे मान लिया कैपिटल N वेक्टर है, वो n कैप, और यहाँ से जो हमने माना दैट इज n कैप प्लस dn कैप. सो ये दोनों के दोनों आपके जो नॉर्मल एट P एंड Q वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनका पोजीशन वेक्टर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ओरिजिन होगा. सो दिस इज R वेक्टर and this is your R plus dr vector. ठीक, so we take an origin O and definitely अगर ट्रायंगल लॉ लगाएं हम यहाँ, so this will be dr vector. ठीक, so यहाँ से क्लियर सी बात है कि अगर हम मान लेते हैं कि let the direction of Q R vector plus dr vector v du dv. ठीक, हमने इसकी डायरेक्शन मान लिया कि du dv है. अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर ये जो नॉर्मल्स हैं वो भी स्पेस में जाएंगे, ये है ना, इट विल बी लाइक स्पेस, कोई वन प्लेन में तो होंगे नहीं क्योंकि सरफेस है, आउटवर्ड होंगी सरफेस की. अब ये ज्वाइंट हो भी सकते हैं, इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, तीनों की तीनों चीजें एक प्लेन में होनी चाहिए. कौन कौन सी? ये हमारा जो n कैप प्लस dn वेक्टर है, dr वेक्टर और ये n वेक्टर, दिस शुड बी कोप्लेनर. ठीक, तो यू कैन वी कैन राइट दिस हियर कि इफ the normals
at normals at P and Q intersect, then अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं then जो आपके पास n कैप है और n कैप प्लस dn कैप and dr वेक्टर must be coplanar, ये कोप्लेनर होना चाहिए। अगर ये कोप्लेनर नहीं होंगे तो इंटरसेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे तभी वो इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अगर डेफिनेटली अगर ये कोप्लेनर है तो इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो हेंस n कैप प्लस dn कैप कॉमा dr वेक्टर, तो इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। और इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं n कैप dr प्लस n कैप कॉमा dn कैप dr वेक्टर इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स अगर सेम हो तो वो 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 0। So we left with n cap, dn cap, dr cap equal to 0. And we know dn cap is nothing what it is, derivative of n with respect to u and du plus derivative of n with respect to v into dv vector, and same line पे dr vector is equal to derivative of r vector with respect to u, so हम इसको 1 से नोट करेंगे, and plus r का डेरिवेटिव with respect to v, that is r2 and v vector। so अगर हम दोनों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो what we get n cap and n1 cap du vector plus n2 cap dv vector and r1 vector du plus r2 vector dv, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें, सो व्हाट वी गेट, फर्स्ट विल बी n1 और r1, so it will be n cap n1 cap and r1 वेक्टर। जब इनसे करेंगे तो ये जो आपके du dv है दे विल बी स्केलर, सो ये हम बाहर ले सकते हैं, तो du यहाँ से आएगा, du यहाँ से आएगा, सो ये du स्क्वायर प्लस अब सेकेंड, सो n कैप n1 कैप ये और फिर r2 वेक्टर, सो यहाँ से du आएगा और यहाँ से dv आएगा, सो du dv प्लस नाउ n कैप, अब हम सेकंड लेंगे, सो n2 कैप and r1 vector, so what we get, dv and du, so du dv and plus now n cap n2 cap and r2 vector, and this is dv, so it is dv square and equal to 0. So we can combine these two. So finally we have to
put the values of these expressions. So अगर आपको याद हो तो हमने ये ड्राइव आउट करे थे. So I was writing here, we know that सबसे पहले चाहिए हमें n1 r n1 and r1. So this is n cap n1 r1 vector. This is equal to em minus fl over h. And second, what we need n vector n1 vector r2 vector. So this is nothing what it is. fm minus gl over h. Okay, and चलो ये वाला भी हो गया. Next is n cap n2 cap r1 vector, and this is equal to en minus fm divided by h. So ये वाला भी fulfill हो गया. Now the last one is n cap n2 cap and r2 vector, and this is equal to fn minus gm over h. So why substitute these equations here in the above differential equation? What we get इसको नंबर कर देते हैं 1. So equation 1 implies, so em minus fl over h du square प्लस इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, इसको कंबाइन कर लेंगे. सो पहले इसकी वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल है. सो इट इज fm minus gl over h एंड प्लस इसका एक्सप्रेशन हमारे पास en minus fm over h du dv. And finally last term is plus, that is fn minus gm over h and साथ में dv square equal to 0. And where is denominator match सभी का है, so we can eliminate this, and after simplification we can see what we get. So यहाँ से हमारे पास fm से fm कट जाएगा, ठीक, और हमारे पास बचेगा this is en, not an em, this is en. So ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. So what we get en minus gl du dv and plus fn minus gm dv square equal to 0. So this is the differential equation, and you see this is similar to the differential equation of line of curvature. What this mean? It mean that हमने तो क्या लिया था, हमने तो ये माना था कि 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर जो कर्वेचर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और उससे हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक. सो यू कैन राइट विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ कर्वेचर
लाइन ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ the normal at consecutive points of line of curvature are intersect. There implies the normals at consecutive points of the lines of curvature intersect. ठीक, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो कर्व था वो एक लाइन ऑफ कर्वेचर ही था. सो व्हाई दिस वी कैन नाउ द कन्वर्सली हम क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्स में हम ये प्रूव करेंगे कि हम मान लेंगे कर्व जो है वो लाइन ऑफ कर्वेचर है और हम ये प्रूव करेंगे कि उसके टू कंसेक्यूटिव जो पॉइंट्स के नॉर्मल टू द सरफेस होंगे वो इंटरसेक्ट करें. तो हमने मान लिया let the curve be a line of curvature और लाइन ऑफ कर्वेचर होगा अगर, तो डेफिनेटली n कैप dn कैप और dr कैप dr वेक्टर का जो स्केलर टिप प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. ठीक, जस्ट ऊपर वाले का मैंने रिवर्स करा. ठीक, तो रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी कैन राइट लाइक दिस n कैप dr वेक्टर. ये आ गया बाय डेफिनेशन, है ना. सो अगर ये आएगा तो डेफिनेटली वी कैन राइट, ये 0 आएगा और हम इसको दोनों तरफ यू कैन से हमने ये ऐड कर दिया. सो n कैप dr vector equal to 0. So by combining these two, we can write like this: n vector n cap plus. तो इससे क्या हो गया, ये हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं n वेक्टर एंड ये और ये हमारे कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के नॉर्मल्स आ गए. सो और इससे एक क्लियर कट हो रहा है कि n कैप प्लस d n कैप एंड dr वेक्टर will be कोप्लेनर. अगर ये कोप्लेनर है तो डेफिनेटली इट मींस दैट जो n कैप एंड n कैप प्लस dn कैप वेक्टर है, दे एक तो वो कंसेक्यूटिव या वे नॉर्मल्स वो लिख देते हैं, देयरफॉर द नॉर्मल्स n कैप एंड n कैप प्लस n dn कैप एट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर है. पॉइंट्स ऑफ लाइंस ऑफ कर्वेचर और वो उनका स्केलर कोप्लेनर है तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल. सेकंड जो हमारे पास मेन जो रिजल्ट हमने इस से फाइंड आउट करा कि कोई भी कर्व हमारे पास, उस कर्व के टू अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल होंगे अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कर्व जो होगी वो लाइन ऑफ कर्वेचर होगी.
ठीक. So one more application of this is to find the differential equation of line of curvature through a point on the surface z is equal to f of x. तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं. So you can write an article, find the differential equation of line of curvature through a point on the surface z is equal to f of x comma y. तो आपको इस बार आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको, और आपको सरफेस का इक्वेशन दिया है. सो यू कैन राइट. तो सबसे पहले तो हमें इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो दैट इज ई एफ जी एच एल एम एन फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो आपको सभी को इसका नोटेशंस का पता होगा कि पी जो होता है वो हम जेड को रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोट करते हैं. क्यू जो होता है वो हम जेड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक. और फिर हम आर जेड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू 2 टाइम, है ना. और एस जो होता है वो जेड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वाई. और टी जो है वो डेरिवेटिव ऑफ जेड रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर. ठीक. 2 टाइम्स. तो ये नोटेशन सब तो एक तो यूज करेंगे. सो वेरी सिंपल है ई फाइंड आउट करना. ई फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे और सो हम ई फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर लिख लेंगे. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड. ठीक. और आर वन तो आपको पता ही है ई वेक्टर क्या होगा. आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इसको आपने यूज करना है. सो आर वन डॉट आर वन ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें ई मिल जाएगा. इसी तरह से ये, तो ये हमने एक एग्जांपल पहले भी डिस्कस करा हुआ है, तो वहीं से आप डायरेक्ट इसको वैल्यूएट कर सकते हो. तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी ई की वो बनेगी 1 प्लस पी स्क्वायर. और उसी तरह से एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी इंटू क्यू. एंड जी का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर. एच आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर. एंड एल दैट विल बी आर ओवर एच. एम हो जाएगा हमारे पास एस ओवर एच. एंड एन हो जाएगा हमारे पास टी ओवर एच. ठीक. तो एच की वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले ही पता है ना. सो वी नो differential equation of lines of curvature. So we can write equation of curvature, that is em minus fl du square plus en minus gl
du dv plus fn minus gm dv square equal to 0. So in this way we can use the results. So now simply अपने e इनका जो coefficients है उनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक, और इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली व्हाट वी गेट, एक तो हमारे पास एक्सप्रेशन में सभी के डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे m है, l है, यहाँ पे n है, यहाँ पे l है, n है, m है, सभी के डिनोमिनेटर मैच तो आएगा, ठीक, तो उससे हमें आपको वो सिंपली आउट हो जाएगा और सब सिंपल ई एम और इसका जो एक्सप्रेशन है वो वैल्यू पुट करनी है. सो हमारे पास जो वैल्यूज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करके जो आएगी दैट विल बी s into 1 plus p square minus rpq du square एंड अच्छा वन मोर थिंग, देखो इसमें जो वेरिएबल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो r है, r इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई, है ना, क्योंकि z इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई. सो हमारा जो यहाँ पे पैरामीटर है वो u v की जगह क्या हो जाएगा, एक्स वाई. तो हमारे जो पैरामीटर्स होंगे वो एक्स वाई होंगे इन प्लेस ऑफ u एंड v. सो डेफिनेटली ये तो इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स u v के लिए. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका पैरामीटर्स होगा वो x होगा, तो यहाँ पे u की जगह हम लिखेंगे dx स्क्वायर प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन से क्या बनेगा हमारे पास, t इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस r 1 प्लस क्यू स्क्वायर whole into dx dy and plus last term tpq minus s 1 minus 1 plus होगा 1 plus q square whole into dy square equal to 0. ठीक है. सो दिस इज द आर्टिकल. अगर इस तरह से, पर आपको एग्जाम में तो ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि कोएफिशिएंट्स तो ऐसे ही निकल गए, तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा. We have to evaluate these all the coefficients, then you use this differential equation and finally you got the this differential equation. And one more thing, sometime हो सकता है कि आपको ये जो आपका z है, इस सरफेस की इक्वेशन आपको गिवन हो, it might be like x square plus y square या x square, तो उससे और ये सिंप्लीफाइड हो गया. तो p q की आपकी जो वैल्यूज है उस अंडर कुछ नंबर्स आ जाए, ठीक. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी asked. So this is the differential equation for the equation of the differential equation for the surface z is equal to f of x comma y. और इसको भी अगर आपने सरफेस के लिए डायरेक्ट याद करना हो तो इसका एक तरीका है कि आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर याद करना हो सरफेस के लिए, तो यहाँ पे आपके पास जैसे हमने पहले लिखा था डी वी लिखा था, यहाँ डी वाई स्क्वेयर माइनस डी एक्स डी वाई एंड डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास ई का वैल्यू आ जाएगा, है ना, और एफ का वैल्यू, और यहाँ पे ई एफ जी का वैल्यू, और यहाँ पे एल एम एन आर एस टी, और इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये z बन गया. तो दिस वे यू कैन आल्सो रिमाइंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, लास्ट वन is this is lines of curvature as parametric
curves. So this is again very important. The lines of curvature as a parametric curves. तो इसके लिए सीधा से एक आर्टिकल टाइप बन जाता है कि मैं इसको थ्योरम टाइप लिख देता हूँ. Show that f equal to 0 and m equal to 0 is the necessary and sufficient condition for the lines of curvature, line of curvature to be parametric curves. ठीक है. So this is the way कि कब ये लाइन ऑफ कर्वेचर जो होगा वो पैरामेट्रिक कर्व्स बनेगी. अगर f इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 होगा तो ये पैरामेट्रिक कर्व्स होंगी. सो इसके अगर हम प्रूफ की बात करें तो नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन के लिए तो लेट मान लिया लेट r इज इक्वल टू r ऑफ u कॉमा v equation of surface ठीक. उसके बाद अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वी नो differential equation for lines of curvature that is EM minus FL du square plus EN minus GL du dv plus Fn minus GM dv square equal to 0. तो अगर if the line of curvature be taken as a parametric, अगर if the lines of curvature we taken as parametric curves तो f तो आपका 0 आना चाहिए. ठीक. और f 0 होगा तो f 0 क्यों होगा? बिकॉज जो आपके पास जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस है वो होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती है. ठीक. प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर ऑर्थोगोनल. अब ये देखो f इक्वल टू 0 क्यों होगा? बिकॉज जो हमारे प्रिंसिपल डायरेक्शंस होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती है. ठीक. बिकॉज principal directions are orthogonal. ऑर्थोगोनल होती हैं तो डेफिनेटली इट मीन दैट r1 डॉट r2 जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा. ठीक. और r1 और 2 0 हुआ तो यही तो f होता है. गॉट माय पॉइंट? सो f इक्वल टू 0 होगा अगर ये हमारी जो कर्व्स हैं वो पैरामेट्रिक कर्व्स होंगे. तो पहली कंडीशन तो हो गई कि f जो 0 होना चाहिए.
अब दूसरी कंडीशन m इक्वल टू 0 देखो कैसे होएगा. सो अगेन u is equal to constant and v equal to constant. ठीक, ये पैरामीट्रिक कर्व्स होती हैं. आर पैरामीट्रिक कर्व्स. ठीक, अगर ये पैरामीट्रिक कर्व्स हैं तो देयरफॉर अगर हम इनकी कंबाइंड इक्वेशन करें, देयर इंप्लाइज du dv जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए. ठीक, अगर ये कांस्टेंट है तो du भी 0 आएगा और dv भी 0 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट भी 0 आएगा. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, अगर पैरामीट्रिक के केस में ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए. ठीक, सो फॉर line of curvature, for lines of curvature to be parametric equation 1 and equation 2 must be equivalent. अब दोनों इक्विवेलेंट का मतलब है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 आने चाहिए. तो डेफिनेटली को f 0 हो चुका है ना, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी. ठीक, और ये तो पहले ही आपके पास du dv हमारे पास 0 है. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे ये हमारा तो नॉन कोएफिशिएंट है, यहाँ पे ना तो f है और ना ही m. इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि ये टर्म और ये टर्म का 0 होना बहुत जरूरी है. तो ये टर्म और ये टर्म 0 होना तभी है कि f तो पहले 0 ले लिया है, वो होगा 0, तो ये 0 हो गई. अब इस टर्म का 0 होना जरूरी है. तो ऑब्वियस है इन दोनों टर्म्स में देखें तो कॉमन क्या है, m. सो इट इम्प्लाइज दैट कि m यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो m 0 होगा तो ये क्या बन जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी. सो दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0. सो ये तो आपका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो du dv इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो इक्विवेलेंट टू दिस हो जाएगा. ठीक, सो इट मीन दैट m हमारे पास 0 हो जाएगा. सो hence we can say f equal to 0 and m equal to 0 are necessary conditions. Yeah, is necessary condition for line of curvature to be a पैरामीट्रिक कर्व्स. तो पैरामीट्रिक कर्व्स तभी होंगी जब f भी 0 होना चाहिए और m भी 0 होना चाहिए. अब हम अगर इसकी सफिशिएंट कंडीशंस की बात करें, सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन में आपको गिवन है कि f 0 होगा, m 0 होगा, और f m 0 हुए तो डिफरेंशियल इक्वेशन becomes डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्वियसली दो ही टर्म रहेगी. हमारे पास एक ही टर्म रहेगी, en माइनस gl du dv इक्वल टू 0. अब टू पॉसिबिलिटी है, तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. सो डेफिनेटली du इंटू dv ही 0 होगा, बिकॉज ये बट en माइनस gl नॉट इक्वल टू 0. ठीक, क्यों नहीं होंगे 0, बिकॉज दे आर नॉट प्रोपोर्शनल. तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं en नॉट इक्वल टू gl. तो l को डिवाइड कर दें तो el नॉट इक्वल टू gn. n को इधर कर दिया, l को इधर डिवाइड कर दिया. ठीक, सो और ये आपका प्रोपोर्शनलिटी तभी होगी अगर ये 0 तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, अम्बिलिक पॉइंट होगा. ठीक, तो
इट मीन्स दैट ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो, ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास जो पॉइंट है वो नेवल पॉइंट हो या एम्बलिक पॉइंट हो। सो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के केस में, एम्बलिक पॉइंट के केस में ये इक्वल हो जाते हैं, तो फिर ये भी जीरो हो सकता है। ठीक, तो इट मीन दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, E L equal to G over N if there is एम्बलिक पॉइंट। जिस पॉइंट की बात हो रही है वो एम्बलिक पॉइंट एट कंसीडर्ड पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगर एम्बलिक पॉइंट होगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो क्लियर हो गया, इट मीन नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ, this is the differential equation of parametric curves. So that's all for today's lecture, and next lecture में हम Euler theorems की बात करेंगे. So thank you for watching this.